हेलो, आई एम राजीव वर्मा। आपका स्वागत है युवा आईएएस प्रयागराज में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैकल्पिक विषय पर। इसकी तैयारी आप कैसे करें सिविल सर्विस के लिए। तो सबसे पहले मैं पुनः एक बार अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम राजीव वर्मा है और मैं पिछले 15 साल से विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास और इसके कला संस्कृति जैसे मुख्य विषय जो हैं उसका अध्यापन करा रहा हूँ। युवा आईएएस प्रयागराज में मैं अभी जुड़ा हूं और यहाँ की सशक्त टीम से जुड़कर मुझे काफ़ी प्रसन्नता भी हुई। यहाँ पर मेरा जो विषय होगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो होगा भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ। खास तौर पर सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय के लिए मैं यहाँ पर अध्ययन कराने आपको जा रहा हूँ। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो इतिहास मुख्य परीक्षा में अगर आप रखते हैं तो उसकी तैयारी आप कैसे करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ किस तरह का पाठ्यक्रम होगा, सिविल सर्विस में किस तरह का पाठ्यक्रम होगा, इस पर आज हमारी आपसे चर्चा होगी। कितना मैटर आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से अपनी तैयारी को एक अच्छी धार आप दें, ये सब आज हमारा इस पर विषय होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर युवा आईएएस प्रयागराज के साथ में। देखिए, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इतिहास के पाठ्यक्रम पर। सबसे पहले इस जो इतिहास है इसको पढ़ने से पहले हम कुछ 2-3 चीज़ों को ये मद्देनज़र रखें कि इतिहास वैकल्पिक विषय आखिर क्यों चूज किया जाए, क्यों रखा जाए। बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं, इतिहास विषय क्यों रखा जाए, ये भी हमारा एक चर्चा का अपना एक विषय हो सकता है। सर्वप्रथम मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इतिहास में बहुत सारी डेट्स हमें याद करनी पड़ती हैं। तो पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि इतिहास में यहां मुख्य परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी डेट्स याद नहीं करनी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप ये वाला फैक्ट भी याद करें, ऐसा फैक्ट करें, वो लगभग प्रीलिम्स में हो जाता है। यहां मुख्य परीक्षा जब आप लिखेंगे इतिहास के लिए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि अवधारणा जो है इतिहास की वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए अशोक का धम्म लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, तो पहली चीज आप जो नोट करेंगे वो ये होगा कि इतिहास में आपका फैक्ट क्लियर है तो आसानी से इस विषय को आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इतिहास का चुनाव क्यों करें, वो इसलिए करें कि अन्य विषयों के समान इतिहास में थॉट्स यानी थिंकर्स वाला पेपर नहीं है। बाकी विषय में आप क्या देखेंगे कि वहां पर थिंकर्स का पेपर आपको मिलेगा और वो याद करना कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए काफी कठिन हो जाता है। और हम अगर एक इतिहास विषय का चयन वैकल्पिक विषय के रूप में करते हैं तो कम से कम आपको यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात, इतिहास का मैटर आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, आप प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, आप लखनऊ में, दिल्ली में, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतिहास की पुस्तकें और इसका मैटर आपको अपने शहर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, उससे संबंधित शिक्षक भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इतिहास एक बिल्कुल हम लोग जो शुरू से सुनते आ रहे थे, आज भी वही है कि एक एवरग्रीन विषय, सदाबहार विषय। जो विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं वो आसानी से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इतिहास की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा इतिहास के साथ, वो विषय ये होगा कि ये विषय जैसे मैंने कहा सदाबहार विषय है, लेकिन अगर आपको इस विषय में अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरी बात को यह ध्यान रखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल एकदम शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अगर किसी कॉन्सेप्ट में रत्ती भर भी आपके पास में जरा सा भी संदेह आप गलत लिख के आते हैं तो निश्चित बात है आपके अंकों पर इसका असर पड़ेगा। तो कोई भी मार्गदर्शक है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, किसी और से पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट पर आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, आज पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं और पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीजों को आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इतिहास के सिविल सेवा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। जैसा आप जानते होंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र 250 अंकों के लिए होगा और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री 2 पार्ट आएंगे, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्लियर मेरी बात। प्रश्न पत्र 2, इसमें आएगा आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास और वो भी 250 अंकों के लिए होगा। तो सिविल सेवा में इतिहास ऑप्शनल विषय जो होगा वो 500 नंबर का होगा, जिसमें 250 प्रथम प्रश्न पत्र और 250 ही द्वितीय प्रश्न पत्र का होगा। जैसा आप मेरे पीछे इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं,
हम लोग एक एक टॉपिक पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। इतिहास का वैसे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप जानते होंगे, एक संक्षिप्त परिचर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो इतिहास का होता है वो है इतिहास के स्रोत। पहला क्या होता है हमारे पास? इतिहास के स्रोत। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि इतिहास विषय को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहली चीज क्या होगी कि भाई इतिहास को कहां से पढ़ा जाए, सोर्सेज हमारे पास क्या होने चाहिए। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज होने चाहिए, ये विषय आपके पास सबसे मेन होगा। अगर हम यहां पर लें, जैसे आप मेरे साथ देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है, देखिए पहला विषय हमारे पास क्या होगा, वो है इतिहास के स्रोत। अगर हम इतिहास के स्रोत पर बात कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत कोई भी अन्वेषण उत्खनन से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपके पास लेखन कला से जुड़ी हुई चीजें हैं, या इसके अलावा मुद्राएं जो होती हैं उससे भी जुड़ी हुई चीजें आपके पास हैं। इसी तरह से दूसरा मुख्य स्रोत आपके पास होता है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हमारे पास होता है विदेशी यात्रियों के वर्णन। आप देखना सिविल सर्विस में जब आपका पहला प्रश्न पत्र आएगा तो पहले प्रश्न पत्र में क्या होगा आपके पास में, इतिहास से जुड़े हुए उसके स्रोत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। किससे? स्रोत से जुड़ा हुआ प्रश्न। और स्रोत से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आपके पास आता है वो ऐसे आता है कि इतिहास लेखन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं और इनका इतिहास लेखन में योगदान क्या होता है, या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। या कई बार ऐसा भी आया है, जैसे अभी पिछली बार भी प्रश्न पत्र आया था कि पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास लेखन में किस प्रकार का महत्व है और वो इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कहां तक अपना योगदान देते हैं। कहने का मतलब आपके पास है कि आपके पास एक ओवरऑल जानकारी उससे संबंधित होनी चाहिए। तो यहां हमें क्या देखना है, इतिहास विषय के प्रमुख स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, इसके अलावा साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत जो है हमारे पास में, ये हमें इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। अगली चीज नेक्स्ट हमारे पाष क्या होगा, यहां से आपका एक सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट होता है आपके पास में पाषाण काल से। कहां से? पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज से स्टार्ट होता है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे पाषाण काल से। पाषाण काल में आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे भारत में पाषाण काल का प्रारंभ और पाषाण काल अपनी विशेषताओं के साथ कितने भागों में विभाजित है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आप इसी तरह से देखेंगे उसके भौगोलिक कारक क्या होंगे आपके पास। पुरापाषाण काल आपके पास क्या है, मध्य पाषाण काल आपके पास क्या है, नवपाषाण काल, और उसके बाद ताम्रपाषाण काल, यानी कि कैल्कोलिथिक पीरियड तक। यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं, उसमें मानव किस प्रकार के स्टोन के जो टूल्स यूज कर रहा है उससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, और खास तौर पर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की विशेषताएं क्या थी। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास तृतीय स्थान पर होगा आपके पास में सिंधु घाटी सभ्यता। आप अच्छे से जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इतिहास का हर विद्यार्थी इस टॉपिक को तो बड़े मन से पढ़ता है, सभी इतिहास के विद्यार्थी जो हैं इस टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन अब जो आज के प्रश्न इस टॉपिक से जुड़े हुए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो आसान नहीं होते। हालांकि हम सबसे ज्यादा इसी टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इस टॉपिक के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब सिविल सर्विस में, वो है इंडस वैली का उद्गम, यानी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। और उसी तरीके से इसकी विशेषताएं क्या है, इसका पतन जो है किस प्रकार से हुआ। इसका जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है बड़ा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में प्रकृति जो थी कहां तक उत्तरदायी थी, स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या बताना है कि वो नेचुरल प्रोसेस कौन कौन से थे कि जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ऐसे प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इसमें फैक्चुअल याद नहीं करना, ध्यान रखिएगा जैसे आप प्री में करते हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। साथ साथ हमें एक और चीज पर ध्यान रखना है कि जितना भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप सिलेबस जीएस का भी आप देखेगा तो इतिहास में अब सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है आर्ट एंड कल्चर को, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति को सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रश्न आर्ट, कल्चर, साहित्य, वास्तुकला, इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो भी टॉपिक अब हम देखते जाएंगे आप कोशिश कीजिएगा उसके आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और आप देख रहे हैं इस जगह मैंने आपको जो एक मार्क किया है, यहां पर
हड़प्पा सभ्यता का कला और स्थापत्य पूछा गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद आपके पास आया महापाषाणिक युगीन संस्कृति। ये क्या संस्कृति होंगी आपके पास? ये संस्कृति ऐसी होंगी कि जो इंडस वैली से बाहर, ठीक है, अब इंडस वैली से बाहर जो भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां चल रही थी या फिर पाषाण काल से जुड़ी हुई कोई भी संस्कृतियां आपके पास चल रही थी, अक्सर उनका भौगोलिक विस्तार आपसे पूछा जाएगा और साथ साथ उनकी मूल विशेषताएं क्या थी ये आपसे पूछी जाएंगी। हालांकि इस वाले टॉपिक से थोड़ा कम प्रश्न आता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप इसका 1 या 2 टॉपिक भी तैयार कर लेंगे तो सफिशिएंट होता है। इसके बाद अब एक मेन टॉपिक हमारे पास है यहां पर, और ये टॉपिक है आर्य यानी कि वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृति की जो शुरुआत भारत में हुई ये 1500 से लेकर 600 BC तक चलता है। और वैदिक संस्कृति में आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे। आप जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि वैदिक काल को भारत में हम 2 भागों में विभाजित कर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर आप पूरा वैदिक काल लेंगे यानी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों लेंगे तो आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? एक तो साहित्य, ठीक है, एक प्रश्न इसमें क्या पूछा जाएगा? साहित्य से जुड़ा हुआ। तो जैसे ऋग्वैदिक काल का साहित्य क्या होगा? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल का साहित्य हमारे पास होगा जैसे यजुर्वेद, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये हमारे पास प्रमुख साहित्य होंगे। तो इन समस्त साहित्यों से जुड़ी हुई जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास क्या होगा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी सीधे सीधे ये आपसे यहां पर पूछी जाएगी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी और उसका क्रमिक विकास क्या हुआ आपके पास, इस तरह के प्रश्न आएंगे। अगर हम इसी चीज में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा अब हमारे पास होगा, अगले टॉपिक पर आते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखेंगे। तो जैसा मैंने वैदिक काल तक आपसे बात की थी और वैदिक काल के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है महाजनपद काल। यहां देखेंगे आप, ये हमारे पास क्या आया? महाजनपद काल। देखिए महाजनपद काल कब से स्टार्ट होगा? महाजनपद काल हमारे पास स्टार्ट होगा, ये होता है आपके पास में 600 BC से। ठीक है, तो यहां हमारे पास कहां से स्टार्ट होगा? 600 BC से। और महाजनपद काल में हमें क्या करना है? महाजनपद काल में हमें यह करना है कि इस जगह पर महाजनपद काल में हमें यह करना है कि यहां पर जिस तरह के गणतंत्रों का विकास हुआ या साम्राज्यवाद का विकास हुआ उससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक इस जगह पर होगा वो आप ध्यान रखिएगा। एक तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक हमारे पास क्या होगा यहां पर? ये होगा आपके पास यहां पर। ठीक है, तो आपके पास होगा यहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होगा। मगध से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और मगध से जुड़ा हुआ प्रश्न में एक ही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनकर आता है, वो है मगध साम्राज्यवाद का उदय। ठीक है, आप देखेंगे कई बार मगध साम्राज्यवाद का उदय, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और बहुत अच्छे प्रश्न जैन और बौद्ध धर्म पर आपसे ये पूछे जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के विकास के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। जैसे विकास के कारण पूछे गए वैसे ही आपसे क्या पूछे जाएंगे? पतन के कारण भी। और जैन धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों में सबसे ज्यादा प्रश्न क्या बनकर आता है? जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो आप एक जैन धर्म पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और मगध के उत्कर्ष के विभिन्न कारणों पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री का एक मेन टॉपिक और आ रहा है, वो है मौर्य साम्राज्य। सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे इसको। जैसा आप जानते होंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रारंभ है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, उसके आगे बढ़े तो बिंदुसार, फिर अशोक, अशोक के उत्तराधिकारी। यहां पर 2 ही शासक सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और अशोक के साम्राज्य विस्तार और अशोक का धम्म। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ मौर्य काल से जुड़े हुए प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक चीजें। चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या आपको दिया गया। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, मौर्य साम्राज्य का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य।
तो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो मैंने आपको बताया है, वो आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर प्रश्न आता है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस पर कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, इस पर कैसा आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लिखिए 150 शब्दों के लगभग, सामान्य चीज है। अशोक पर जो प्रश्न बनकर आएगा वो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन टॉपिक होता है अशोक पर, वो है अशोक के धम्म से संबंधित, लेकिन उसके डायमेंशनल बहुत हो सकते हैं। अशोक का धम्म क्या है, क्या अशोक का धम्म उसके समय की एक राजनीतिक आर्थिक चाल थी, सामाजिक चाल थी, यह भी पूछा जा सकता है। क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही एक रूप था, क्या अशोक का धम्म जन कल्याण का एक रूप था हमारे पास। तो जितनी बात मैंने आपको बताई है उस धम्म के इतने डायमेंशनल हो सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म ही था, क्या अशोक का धम्म उस समय की एक राजनीतिक चाल थी, क्या अशोक का धम्म जन कल्याण था आपके पास में। ठीक है, तो ऐसे कई प्रश्न डायमेंशनल से जुड़े हुए जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप विषय का कॉन्सेप्ट जरूर है क्लियर रखिएगा। ठीक है, चले आगे क्या होगा। मौर्य कला से जुड़े हुए कला स्थापत्य महत्वपूर्ण चीज है आपके पास में। हर टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है वो हर जगह पर महत्वपूर्ण होगा, उसमें बार बार बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरीके से आपके पास मूर्ति शिल्प हो गया और मौर्य काल से जुड़े हुए साहित्य और मौर्य काल की जो धार्मिक विशेषताएं हैं ये आपके पास होगा। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है अपने आप में मौर्य प्रशासन, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार मौर्य प्रशासन को लेकर ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए कैसे कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी, स्पष्ट कीजिए। तो आपको मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीयकृत व्यवस्था के दर्शन देखने हैं, लेकिन कभी कभी इसके उलट प्रश्न भी पूछा जाता है। वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हालांकि अत्यधिक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, यानी कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज थी, लेकिन उसमें विकेंद्रीयकरण के भी तत्व विद्यमान थे, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो था, इनको दोनों को आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था अवधारणा आपकी कैसी होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रशासन वाली बात है इसको ध्यान रखिएगा, इस पर इस तरह से टॉपिक को तैयार करना है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मैटर को तैयार करना। चले अब हम किस पर आएंगे, मौर्य काल के बाद आएगा मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में अगर हम लेंगे तो जैसे आप जानते होंगे जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया तो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में एक बार राजनीतिक विघटन का दौर प्रारंभ हुआ। शुंग वंश आया छोटे से क्षेत्र पर, उसके बाद कर्ण वंश आया, दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो सातवाहन हमारे पास आएंगे। तो एक बार यहां पर क्या होगा, एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण आएगा। जैसे उत्तर भारत में शुंग वंश है, कर्ण वंश है आपके पास में, कुषाण हमारे पास आएंगे, कुछ जगह पर शक आपके पास आएंगे और उससे जुड़े हुए एक दो मैटर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी क्या होगा, भारत पर एक्चुअली में हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ, इंडो ग्रीक्स, और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक यह बनकर आता है कि जो भारत पर हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ उसका प्रभाव भारत पर क्या रहा। और आपको यह देखना होगा कि उसका प्रभाव जो भारत पर रहा वो था सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, तो यहां पर हिंद यूनानियों के आक्रमण का, उस शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह टॉपिक आपको यहां पर देखना है। चले, इधर शक है और इधर कुषाण। ठीक है, यह महत्वपूर्ण होगा। और साथ साथ उत्तर मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था, यहां पर विभिन्न धर्मों का विकास और इस काल का जो आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको बताया ये भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होगा। तो ये टॉपिक हमारे पास अभी हमने आपसे जो डिस्कस किया है ये मौर्य काल और मौर्य काल के बाद जो पोस्ट मौर्य काल है वहां तक हमने आपसे डिस्कस किया। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो आगे बढ़ते हुए क्रम में आप देखिएगा अब आपके पास थोड़ा सा और मैटर आगे आ रहा है और ये मैटर होगा आपके पास में, ये आप देखेंगे यहां पर थोड़ा दक्षिण भारत की ओर हमें चलना पड़ेगा। और दक्षिण भारत की ओर जब हम यहां पर जाएंगे तो आप देखिएगा यहां खासतौर पे पूर्वी भारत के अलावा आपके पास यहां पर ये देखेंगे दक्कन में, यहां खारवेल का शासन है, सातवाहन है आपके पास, संगम काल आपके पास है। ठीक है, अब सुनिए, इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण आपके पास होगा वो एक तो सातवाहनों से जुड़े हुए इस काल की सामाजिक स्थिति,
सातवाहनों से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक स्थितियों के टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संगम काल। और आप देखेंगे कि जो संगम काल दक्षिण भारत में चल रहा है, जिसमें 3 राजवंशों का इतिहास आप पढ़ेंगे। कौन से? चेर, चोल और पांड्य, ये 3 राजवंशों का इतिहास आप पढ़ेंगे। प्रश्न क्या पूछा जाता है? संगम काल में संगमकालीन साहित्य, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और यहाँ की धार्मिक व्यवस्था, ये 3 टॉपिक आप मेरे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 3 ध्यान रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और इसके अलावा मैंने बोला आपको साहित्य, ठीक है। यहाँ इसके अलावा प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ऐसे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन जो 3 टॉपिक मैंने बोले वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। संगम काल मैंने साहित्य आपको बोला ही था, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया इस जगह पर। इसके अलावा कला, स्थापत्य से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर जैसा मैंने अभी कहा था, धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर एक बार हम उत्तर भारत में आते हैं, और एक बार जब इस समय के बाद हम उत्तर भारत में आएंगे तो उत्तर भारत में इस समय पर प्रारंभ हो रहा है एक बड़ा वंश, और वो वंश हमारे पास है गुप्त काल। उत्तर भारत में कुषाण वंश चल रहा था, और कुषाणों के ध्वंसावशेषों पर, यानी कि जब वो समाप्त हो गए तो गुप्त वंश का प्रारंभ होता है 275 AD में प्रारंभ होता है। बहुत सारे डायमेंशनल गुप्तों पर बनकर आते हैं, उनके कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी बनकर आते हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से भी आते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं, धार्मिक उपलब्धियां रही, उससे जुड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुप्तों से जुड़े हुए कई डायमेंशनल पर प्रश्न बनते हैं। जैसे हम देखेंगे सिलेबस में हमें क्या दिया हुआ है, गुप्त वंश हमें दिया हुआ है, वाकाटक हमें दिया हुआ है, और वर्धन वंश। वर्धन तो हालांकि अभी काफी बाद में आएगा। सबसे पहले देखते हैं गुप्त वंश से जुड़ा हुआ राज्य व्यवस्था और उनका प्रशासन, यानी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, जैसा अभी मैंने आपको मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था बताया था, ठीक बात। और हमने आपसे यह कहा था कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादातर जो है वो कैसी है, सेंट्रलाइज, यानी कि केंद्रीकरण थी। उसी तरह से इसके उलट गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि विकेंद्रीकरण। तो इस पर ज्यादा प्रश्न जो बनेगा वो आपसे ये कहा जाएगा कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो कैसी है, डिसेंट्रलाइज है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर यह प्रश्न आपसे बनेगा। गुप्त काल की आर्थिक दशाएं, और इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि जो गुप्त काल की आर्थिक विशेषता है उसमें आपको एक अप भी देखने को मिलेगा, यानी कि उत्थान भी देखने को मिलेगा, और गुप्त काल में आपको डाउन भी मिलेगा। ये 2 चीजें आपको साथ साथ मिलेंगी। तो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का आपको उत्थान भी मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा स्कंद गुप्त के बाद खास तौर पर उसमें डाउन मिलेगा। क्यों डाउन मिलेगा, ये हमें टॉपिक में पढ़ना होगा, ठीक है। गुप्तकालीन उसी तरह से भूमि अनुदान प्रणालियां आपके पास आ जाएंगी। भारत में इस समय सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ होता है, फ्यूडलिज्म का। और खास तौर पर ये, खैर इतना तो यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन जब आप पोस्ट गुप्ता पीरियड पर जाएंगे तो वहां पर भारत में सामंतवाद का विकास और सामंतवाद की विशेषताएं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में यहाँ उनकी एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण होगा, एक तो गुप्तकालीन साहित्य, ये महत्वपूर्ण होगा, कला विज्ञान, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था आर्ट एंड कल्चर। तो जैसे इंडस वैली का आर्ट एंड कल्चर महत्वपूर्ण था, जैसे मौर्य काल का आर्ट एंड कल्चर आपके लिए महत्वपूर्ण था, और मौर्यों के बाद कुषाण काल का भी आर्ट एंड कल्चर महत्वपूर्ण था, वैसे ही हमारे पास क्या हुआ, गुप्त काल का भी आर्ट एंड कल्चर अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ये भी ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया गया। अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट की ओर आ रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे 11 नंबर पर, आप यहाँ देख रहे होंगे, देखिएगा मैं इसको अभी ऊपर कर रहा हूँ, ये देखेंगे, अब आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ देखिएगा। अब हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग लास्ट की तरफ हम चल रहे हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, गुप्त काल के बाद ऐसे कौन से क्षेत्रीय राज्य हैं जिनका उदय हुआ। तो गुप्त काल के बाद भारत में कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का आगमन होता है, और हम देखेंगे दक्षिण भारत की ओर, जैसे आपके पास बादामी के चालुक्य, जो दक्कन का क्षेत्र है, तो वहां पर बादामी के चालुक्य वंश का उत्थान हुआ, उससे जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होगा, और साथ साथ इनकी प्रशासनिक व्यवस्था आपके पास आ गई। उसी तरीके से यहाँ पर शैव वैष्णव धर्मों का विकास क्या रहा, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे।
तमिल भक्ति आंदोलन खासतौर पे शंकराचार्य और शंकराचार्य का जो मायावाद का सिद्धांत है, अद्वैतवाद का सिद्धांत है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभी मैं आपसे कह ही रहा था यहाँ पे कला स्थापत्य के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्रकूट वंश हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य हमारे पास होंगे और इससे जुड़े हुए आर्ट एंड कल्चर। अब मैं आपको इसके एक कॉमन बात बताऊं, यहाँ पर जितना आप 11 नंबर का टॉपिक देख रहे हैं ये एक्चुअली में पोस्ट गुप्ता के बाद दक्षिण भारत का इतिहास हमें पढ़ना है, और पोस्ट गुप्ता के बाद दक्षिण भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे ये एक्चुअली में प्री मेडवल का भी एक पार्ट आता है। इसमें हमें दक्कन के क्षेत्र में देखना है सबसे पहले बादामी के चालुक्य, और बादामी के चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आते हैं, और राष्ट्रकूट के बाद आते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो ये आपको मेरे हिसाब से टिप्स पे यही याद हो जाएंगे। सबसे पहले बादामी के चालुक्य एक वंश आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा राष्ट्रकूट वंश आएगा, और उसके बाद आएंगे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो 2 चालुक्य, एक आगे एक पीछे, उसके बीच में राष्ट्रकूट, ऐसे आएगा आपके पास में। तो ये पढ़ना है आपको। शंकराचार्य के जो सिद्धांत मैंने आपको बताए थे ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं मैटर क्या हमें दिया गया होगा। अब देखते हैं। एंशिएंट लगभग हमारा समाप्त हो गया, और एंशिएंट में लास्ट आपको यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है, और 12 नंबर पर आप देखिएगा यहाँ पर सिर्फ इतना दिया गया है कि इससे जुड़ी हुई भाषाएं एंशिएंट हिस्ट्री से, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर, और एक मिनट, यहाँ पर कला स्थापत्य इस तरह, और इससे जुड़े हुए दर्शन से जुड़े हुए। तो यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री तक के टॉपिक पर आपसे जिक्र कर रहे हैं, और जो मेरा अगला वीडियो होगा उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा मेडवल हिस्ट्री के पार्ट की और आधुनिक भारत की। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।